दोस्तों, एक कैदी के लिए फांसी लगने वाली थी, लेकिन फांसी लगने से पहले जेलर ने सोचा इस कैदी से जाकर कि इसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाए। इतना सोचने के बाद में जेलर साहब कैदी के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं, मरने से पहले ये बताओ आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब वह मनोज नाम का कैदी कहने लगा और उसके बाद में हाथ जोड़ करके कहता है कि हे साहब, मैं यह चाहता हूं आप हमारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करें। तब जेलर साहब से मनोज कहता है कि हे जेलर साहब, मरने से पहले मैं अपनी आखिरी रात या फिर मैं अपनी एक रात अपने पत्नी के साथ में बिताऊं, उसके साथ में एक ही बेड पर अंतिम इच्छा में मैं सोना चाहता हूं। अब तो मनोज नाम के उस कैदी की इस बात को सुनकर के कहीं ना कहीं पर आश्चर्य में फंस जाते हैं जेलर साहब। और जेलर साहब कहते हैं, मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे कैदी के लिए तो मैं पहली बार देख रहा हूं जो अपनी मरते समय पर अंतिम इच्छा में पत्नी के साथ सोने की इच्छाएं प्रकट कर रहा है। दोस्तों, जिस कैदी के लिए 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर झूलना था और कहीं ना कहीं पर वो दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, और उस कैदी के मन में अंतिम समय में यह ख्याल आता है कि वह अपने पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता है, एक रात अपनी पत्नी के साथ बेड पर सोना चाहता है, उससे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा ही होती है। उस कैदी की भी अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं और जेलर साहब कैदी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में जेलर साहब है जो मनोज कैदी था, उसकी पत्नी के लिए ये खबर भिजवाता है कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। याद रखना, इस कहानी को सुनने के बाद में आपका भी दिल दहल जाएगा, साथ आपकी रूह भी कांप उठेगी। ये कहानी उत्तर प्रदेश की बिजनौर की है, जहां पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम मनोज होता है और दूसरे का नाम दुर्वेश होता है। मनोज और दुर्वेश दोनों ही एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं और धीरे धीरे दोनों दोस्त जो थे एक साथ ही बड़े होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में दोनों दोस्त एक शहर में कंपनी में जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं और उसी बीच में उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है संजना। संजना जो थी वह मनोज से कहीं ना कहीं पर प्यार कर बैठती है, मनोज के लिए पूरी तरीका से अपना दिल दे बैठती है। और अब तो दोनों का एक साथ मिलना जुलना, बैठना उठना, घूमना, यह सब कार्य साथ ही साथ होना हो जाता है। जब मनोज कंपनी में अपने लिए जब खाना लेकर जाता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं पर संजना भी खाना खा लेती है। किसी दिन संजना लेकर के आती है तो उसके टिप्पण से खाना निकाल करके मनोज भी खा लेता है। मतलब यह समझिए उन दोनों की यह दोस्ती काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई थी कि कहीं यह दोस्ती औरों के लिए भी ज्यादा नजर में आने लगी थी। मनोज का जो दोस्त होता है दुर्वेश कहता है कि हे दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की संजना से हो। चाहे दोस्तों कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए शेयर नहीं करूंगा, ऐसा कई एक लोगों का मानना होता है। क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड हमारी है तो हम आपको या फिर उससे तुम्हारी बातचीत क्यों करवाए। कहीं ना कहीं पर वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है, भाई हम उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते। इस बात को सुनकर के कहीं ना कहीं पर दुर्वेश जो था वह नाराज हो जाता है, अपने दोस्त से रुष्ट हो जाता है और उसी समय से मनोज के प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना प्रकट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, दुर्वेश जो था उस लड़की के मना करने के बावजूद भी उसके साथ में जबरदस्ती करता है। वह उसके साथ में हर वह कार्य करता है जो आमतौर पर लड़की कदापि नहीं चाहती है। अब तो दुर्वेश उस हद तक गुजर जाता है और उसके बाद में वही बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसके गले को दबा करके उसकी हत्या कर देता है। बल्कि हत्या करने के बाद में मनोज के बेड पर ले जा सुला भी देता है। अब वो उसके बाद में वहां से फरार हो जाता है। अब उसके बाद में दुर्वेश स्वयं ही फोन लगा करके पुलिस के लिए इन्फॉर्म करता है कि एक लड़की की डेड बॉडी ऐसी ऐसी जगह पर पड़ी हुई है। तब पुलिस उसी समय पर मौके वारदात पर पहुंचती है और उसी समय पर मनोज उसी जगह पर उसी रूम पर पहुंचा हुआ होता है और पहुंचते ही मनोज की तुरंत ही पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है। अब तो मनोज ये नजारे को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। आखिर ये अपराध जो किया है वह अपराध किया किसने है। कहते हैं जो मौके पर सबूत मिलता है वह सबूत ही पुलिस के लिए सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं पर सबूत के ही बल पर सारा कार्य होता है। तब उसके बाद में मनोज की
गिरफ्तारी हो जाती है। मनोज के लिए जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद में तमाम तरीका की कार्रवाई होने लगती है। उसी बीच में पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी आ जाती है लड़की के। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि लिखी हुई होती है कि कहीं ना कहीं पर इस लड़की के साथ में पहले जबरदस्ती की गई है, दुष्कर्म इसके साथ में किया गया है और जबरदस्ती करने के बाद में बड़े बेरहमी के साथ में इसकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है किस लड़की के साथ में ऐसा कृत किया गया है, सब इस बात को लेकर खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगते हैं इस लड़के के लिए फांसी हो जाए। इसी बात की सब गवाही देने लगते हैं। जगह जगह पर कैंडल मार्ग प्राप्त हो जाता है कि राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी इस बात पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लेते हैं कि इस लड़के के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी फांसी लगवा दी जाए। दोस्तों, आगे चलकर होता भी वही है। समय आने पर कहीं ना कहीं सच्चे सबूत के वेश पर मनोज के लिए फांसी की सजा साफ सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष व्यक्ति के लिए दोषी बना दिया जाता है। वह भी दोष इतना कहीं ना कहीं पर फांसी के फंदे तक उसे पहुंचा दिया जाता है। 2 दिन बाद उसकी फांसी लगने वाली होती है। तब जेलर साहब उसके पास में पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे मनोज, 2 दिन के बाद में तुम्हें फांसी लगने वाली है और फांसी लगने से पहले हमारा कानून और हमारा संविधान भी यही कहता है कि जिस व्यक्ति के लिए फांसी लगाई जाती है, फांसी लगाने से पहले उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया हूं और तुमसे यह पूछ रहा हूं कि आखिर तुम अंतिम इच्छा में क्या चाहते हो और तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जेलर साहब की बात सुनकर के मनोज थोड़ी देर तक तो चुप रहता है और उसके बाद में कहता है कि हे साहब, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दे। जेलर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, फांसी से पहले सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, अंतिम तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी जरूर होगी। तब मनोज कहना प्रारंभ करता है और कहता है कि मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपनी एक रात अपने पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं और एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूं, क्योंकि दर्शक बंधु प्रिय मित्रों, बात जो थी वह अंतिम इच्छा की थी। अब तो मनोज कैदी की इस बात को सुनकर के जेलर साहब जो थे कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक चिंता में फंस जाते हैं और उसके बाद में जेलर साहब सोचते हैं, मैं अपने 20 साल की उम्र में, 20 साल के एक्सपीरियंस में यह पहला कैदी में पहली बार देख रहा हूं जिस कैदी के लिए 2 दिन बाद फांसी लगने वाली है और 2 दिन के बाद में वो इस दुनिया को छोड़ करके सदैव सदैव के लिए अलविदा कह करके चला जाएगा। और उसके मन में ख्याल आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता है, एक रात अपनी स्त्री के साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब जो थे वह तैयार हो जाते और वह उसकी पत्नी के लिए यह खबर भिजवाएं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो, एक रात तुम उसके साथ में बिता दो और एक रात के लिए उसके साथ तुम एक ही बेड पर सो जाओ। लेकिन दोस्तों, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब जो थे वह तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में जेलर साहब उसकी पत्नी के लिए खबर भिजवाएं कि तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा यह है, वह एक रात तुम्हारे साथ सोना चाहता है, इसलिए तुम एक रात उसके साथ में बिता दो, एक रात अपने पति के साथ तुम अपने बेड पर सो जाओ। उसके बाद में उसकी पत्नी भी घर से निकलती है। वह भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वह दोषी हो या फिर निर्दोषी हो, परंतु कानून तो उसके लिए दोषी मान चुकी है और कहीं ना कहीं वो जरूर इवॉल्व हुआ होगा इस चीज में, तभी कानून भी उसके लिए दोषी मानती है। तो हम चलते हैं। यदि पति की इच्छा है कि उसके साथ में मैं एक रात बिताऊं तो फिर मैं आज जाती हूं। अब तो इस बात को सोच करके पत्नी जो थी अपने पति से मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। इधर उसके आने से पहले जेलर साहब जो थे सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। उसके लिए जेल में ही एक अच्छे से रूम में शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि पति और पत्नी के बीच में आखिर क्या बातचीत चल रही है, क्या पति पत्नी एक दूसरे के बीच में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है उस कंट्रोलर के लिए जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कंसेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसके लिए जेलर साहब साफ साफ शब्दों में सुन पाए। और उसके साथ ही साथ उसके रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड लगा करके तैनात कर दिए जाते हैं। पत्नी इधर जैसे ही पति के पास में जाती है, जाने से पहले जैसे ही अपने पति के लिए देखती है,
तो वह एकदम से रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देख कर के पति भी रोना प्रारंभ कर देता है। और इस प्रकार से दोनों काफी देर तक रोते हैं। जब रोने का सिलसिला अंत में खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है, आखिर तुमने मनोज ऐसा क्यों किया? आखिर हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने यह कृत किया? और इसके अलावा और मानते हैं तुमने किसी भी लड़की से प्रेम किया तो फिर प्रेम करने के बाद में उस लड़की को मार क्यों दिया? बड़ी ही सरसरी निगाहों से पूछना चाह रही थी, जिससे तुम प्यार करते थे ऐसी क्या कमी रह गई थी, इसकी वजह से तुमने उस लड़की की हत्या कर दी। अब तो पत्नी की बात सुनकर के मनोज जो था एक स्तंभ से चुप रह जाता है और कुछ देर बाद फिर बोलना प्रारंभ करता है, क्योंकि जिस बात के लिए तुम बोल रही हो और इस कानून ने भी मुझे जिस बात के लिए सजा सुनाई है, वास्तविक में मैं दोषी तो हूं ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यह भारत का कानून है, सबूतों के बल पर यह सजा सुनाती है। कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ षड्यंत्र बना करके कोई ना कोई सबूत छोड़ा गया है, इसीलिए सरकार हमारे लिए सजा सुना रही है, इसीलिए कानून हमारे लिए सजा सुना रही है। तो मनोज, आखिर कौन सी बात है, उस बात के लिए हमें बताओ। और इधर इन दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी बातचीत हो रही होती है, ये बात जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। मनोज सोचने लगता है, जहां की कंपनी में जहां हम दोनों काम करते थे, वहां पर एक लड़की का नाम होता है संजना। इतना ज्यादा हम दोनों में प्यार होता है। लंच के लिए जब भोजन लेकर के आते हैं तो वह हमारे टिप्पण का भोजन खा लेती है और कभी कभी हम उसके टिप्पण का भोजन खा लेते हैं। बस यही दोस्ती चल रही थी हम दोनों के बीच में, और बाकी का दूसरा कुछ भी नहीं था। पत्नी पूछती है, फिर इसके बाद में क्या हुआ? तो उसके बाद में मनोज जो था अपनी पत्नी के लिए कहानी बताना प्रारंभ करता है। आगे क्या हुआ? तो उसके बाद में एक दिन संजना कहती है, हम तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, रूम पर बैठक के भोजन करना चाहते हैं। और हम भी संजना के लिए इस बात की मना नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं दुर्वेश भी उस रूम पर कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है। और उस समय पर हम बाजार सब्जियां खरीदने के लिए गए होते हैं। उस बीच में दुर्वेश ने उसके साथ में क्या किया या फिर नहीं किया, इस बात की मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं सब्जी लेकर के बाजार से लौटकर आता हूं, तब तक मैंने देखा मृतक शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ था और वहां से दुर्वेश फरार हो जाता है। समझ पाता वहां पर कुछ देर के बाद में पुलिस आ जाती है और बाद में पुलिस हमारे लिए गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर संजना की बॉडी मिली थी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पर न्यायालय, साक्ष्य, कानून, ये सब हमारे अगेंस्ट होता है और उसके बाद में पुलिस हमें वहां से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कह करके मनोज पत्नी के सामने फप करके रोने लगता है। अब तो उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों इस विषय में काफी देर तक सोच विचार करके रोते हैं दोस्तों। यहां तक भी जो उस कमरे के बाहर बॉडीगार्ड खड़े हुए होते हैं, जेल साहब जो तैनात कर देते हैं उन बॉडीगार्डों के लिए, आप तो इस बात को सुनकर के वो बॉडीगार्ड भी रोने लगते हैं। इधर जेलर साहब अपने उस ऑफिस में बैठे हुए इन सारी बातों के लिए सुन रहे होते हैं। वह वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से उनके कानों तक जो साफ साफ शब्दों में आवाज जा रही होती है, उन बातों को सुनने के बाद में जेलर साहब की भी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब तो दर्शकों, पूरी जेल का जो माहौल होता है वो एकदम से गम में बदल जाता है। इधर मनोज भी और आगे के लिए अपनी कहानी बताना प्रारंभ करता है कि भारत का कानून अंधा होता है। वास्तविक में यह अंधा कानून है। काफी ज्यादा इंक्वायरी इसमें नहीं हुई और जो भी सबूत इसे मौके पर मिल गई, बस उसी बेस पर हमें फांसी की सजा बोल दी गई है। तो कोई बात नहीं है, यदि हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन ईश्वर भी चाहेगा तो जरूर होगा। इसीलिए तुम जाओ, हमारे 2 बेटे हैं, उन बेटों के लिए अच्छी तरीका से तुम देखभाल करना, उनकी परवरिश करना, और कभी भी इन बातों का जिक्र बच्चों से मत करना कि हमारे साथ में क्या हुआ था। यदि वह कभी पूछ बैठे तो नहीं तो आने वाले समय में शासन और प्रशासन के ऊपर से उन दोनों बच्चों का भी भरोसा टूट जाएगा। और इतना बोलने के बाद में मनोज जो था फिर से रोने लगता है। अब तो उसकी पत्नी जैसे ही वहां से थोड़ा आगे के लिए बढ़ती है, उस समय पर पूरी जेल में सन्नाटा सा छा गया था। पूरा माहौल गंभीर हो गया था। वो बॉडीगार्ड भी रो रहे होते हैं, जेल के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जेलर होते हैं, वह सभी लोग मिलकर के रो रही थी। इस घटना को सुनने के बाद में जाते समय पर मनोज अपनी पत्नी के लिए देखता है और उनकी पत्नी मनोज को देखना प्रारंभ कर लेती है। दोनों एक दूसरे के लिए मुड़ के देखते जाते हैं और इधर जब अपने पति के लिए रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचती ही क्या है, बल्कि
जाकर के उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव, आज ही मेरा और आपका यह आखिरी मिलन है, इसलिए मैं चाहती हूं 1 से 2 मिनट तक मैं और आपके पास में रह जाऊं। अब तो जेलर इस बात की अनुमति दे देते हैं। 1-2 मिनट और भी ज्यादा व्यतीत करने के लिए दे देते हैं और उसके बाद में फिर वह जाना प्रारंभ कर देती है और अपने पति मनोज से कहती है, सुनो जी, आज जो मिलन हो रहा है यह हमारा और तुम्हारा आखिरी और अंतिम है और अब मैं यहां से जा रही हूं दोस्तों। इतना कहने के बाद में पत्नी अपने पति को छोड़ करके घर चली जाती है। लेकिन इस बीच में जितने भी वहां पर लोग मौजूद होते हैं उनके मुख से यह चर्चा प्रारंभ हो जाती है, आखिर एक निर्दोष के लिए फिर से फांसी के फंदे पर भारत का संविधान, भारत का कानून लटकाने के लिए जा रहा है। धीरे धीरे करके इस बात की चर्चा पूरी जेल में फैल जाती है। इस बीच में जेलर साहब उस वॉइस रिकॉर्डर के लिए उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जब दोबारा सुनते हैं तो जेलर साहब के मन में अचानक से यह विचार आता है कि आज फिर एक निर्दोष के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कानून और संविधान एक निर्दोष व्यक्ति के लिए आज फिर फंसा देगी। परसों होते ही मनोज के लिए फांसी लग जाएगी। अब मुझे ऐसे में कुछ करना चाहिए। यदि हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और न रहने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने आज एक निर्दोष के लिए फांसी लगा दी जाएगी। अचानक से अब तो जेल में पूरी महफिल में इस बात की चर्चा फैल जाती है और भी अधिकारियों के लिए कानों कान इस बात की सूचना देते हैं और उसके बाद में अपनी जेल में ही एक हाई लेवल की मीटिंग बिठाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में कई बहुत सारे जज भी वहां पर पहुंचे होते हैं। एक से एक बड़े से बड़े अधिकारी उस मीटिंग में आ जाते हैं और इस बात की अधिकारियों के बीच में चर्चा प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद में जेलर साहब जो होते हैं उसी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वहां पर चलाते हैं। अब तो उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में सभी अधिकारी लोग एकदम से आश्चर्य में फंस जाते हैं। आखिरकार हमारे भारत का कानून यह क्या करने जा रहा है। अंत में उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में इस बात का यह निर्णय होता है कि आखिर में सही दोषी तो उसका दोस्त जो है दुर्वेश है। फिर उसके बाद में मनोज के लिए फांसी क्यों दी जा रही है, इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती है और सब लोग ये डिसाइड करते हैं कैसे भी कोशिश करके मनोज के लिए रोका जाएगा और किसी ना किसी जरिए से दुर्वेश के लिए फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना मनोज के घर पर जाती है कि तुम्हारे पति के लिए बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। इस बात को सुनकर अब तो मनोज की जो पत्नी थी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और खुश होने के बाद में भारत के कानून पर फिर से वह दोबारा से भरोसा कर बैठती है। क्योंकि मित्रों, सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई यह थी कि दुर्वेश ने संजना का कत्ल किया था, ना ही मनोज ने किया था, क्योंकि परसों मनोज के लिए फांसी लगने वाली होती है। इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि दुर्वेश के लिए बहुत जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसके बाद में कोर्ट का आदेश मिलते ही पुलिस अपना काम प्रारंभ कर देती है और अंत में जाकर के दुर्वेश के लिए पकड़ लेती है। उसके बाद में न्यायालय में दुर्वेश के लिए पकड़ करके पेश किया जाता है और उसके बाद में न्यायालय में साहब बैठते हैं, वह दुर्वेश के लिए फांसी की सजा बोल देते हैं। दर्शक बंधु कहते, कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का भारत के न्यायिक की प्रक्रिया संविधान पर अंत में भरोसा हो ही जाता है। अब अगले ही पल दुर्वेश के लिए फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है और अंत में दुर्वेश के लिए फांसी हो जाती है और उसके बाद में बाइज्जत मनोज के लिए रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, यहीं पर कहा गया है कि कर भला तो हो भला। यदि आप भला करेंगे तो आपके साथ में भला ही होगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपके साथ में बुरा ही होगा। दर्शक बंधु, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते ऐसी वीडियो के साथ में किसी अन्य कहानी के साथ नेक्स्ट